लाहौर के सबसे पोश इलाके में वाक़ इस 5 स्टार रेस्टोरेंट के बाहर एक अलग ही दुनिया थी। रेस्टोरेंट के अंदर का माहौल किसी बादशाही महल से कम नहीं था। वहाँ की हवा में एक हल्की सी धुन सुनाई देती थी। चांदी के चमचों और कांटों के टकराने की नरम आवाज़ें किसी साज की तरह गूंज रही थी। मेज़ें इस तरह सजी हुई थीं जैसे किसी बादशाह की दावत हो रही हो। गरम मुर्ग कौरमे की खुशबू, बटर नान की भाप और दम पके पुलाव की महक फ़िज़ा में तैर रही थी। दौलतमंद लोग अपनी मखमली कुर्सियों पर बैठे कहके लगा रहे थे और हज़ारों रुपए की इम्पोर्टेड ड्रिंक्स का मज़ा ले रहे थे। उनके लिए खाना सिर्फ पेट भरने का ज़रिया नहीं बल्कि एक त्यौहार था। लेकिन इन भारी शीशे के दरवाज़ों के बाहर हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ, जालिम और सर्द थी। वहाँ काशिफ खड़ा था, 8 साल का एक दुबला पतला बच्चा जिसे ज़िंदगी ने वक्त से पहले ही बूढ़ा बना दिया था। लाहौर की सड़कों पर अकेले जीते हुए काशिफ ने सिर्फ बेइज्जती, भूख और ठोकरें देखी थी। उसका छोटा सा जिस्म फटे पुराने कपड़ों में लिपटा हुआ था, जो उसकी हड्डियां भी नहीं ढांप पाते थे। उसके नंगे पांव मिट्टी में अटे हुए थे और ठंडे फर्श पर जमते जा रहे थे। उसका पेट जोरों से गिड़गिड़ा रहा था, ऐसी आवाज़ जो उसकी भूख की चीख थी। वो पिछले 1 घंटे से शीशे की दीवार के पार देख रहा था। वो देख रहा था कि कैसे अमीर लोग कह के लगा रहे हैं, रसीले कबाब तोड़ रहे हैं और उंगलियों से सालन चाट रहे हैं। उसकी मासूम आंखें हर प्लेट पर इस उम्मीद से टिकी हुई थी कि शायद कोई अपनी प्लेट में थोड़ा सा बचा हुआ खाना छोड़ दे, जो बाद में वो ले सके। लेकिन उसकी ये उम्मीद अक्सर टूट जाती थी और उसकी वजह थी सिदरा। सिदरा रेस्टोरेंट की एक वेटर थी, तेज़ ज़बान और सख्त दिल। उसे काशिफ की हालत, उसकी मिट्टी आलूदा शक्ल, उसके फटे कपड़ों और उसकी भूख से शदीद नफरत थी। जब भी वो काशिफ को बचा खुचा खाना देखते हुए पाया, वो उस पर बरस पड़ती। ओए गंदी मक्खी, ये जगह तुम जैसे भिखारियों के लिए नहीं है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। आज भी सिद्रा पूरी तैयारी के साथ आई थी। 3 दिन से उसने तहैया कर लिया था कि वो काशिफ को एक नवाला भी नहीं लेने देगी। काशिफ दरवाजे के कोने में दबक कर खड़ा था, अपने पेट को बाजू में जकड़े हुए, इस उम्मीद में कि शायद कोई उसकी आंखों में छुपी भूख को देख ले और उसे अंदर बुला ले। इतने में खिड़की के पास बैठी एक मेज़ से एक आदमी उठा। काशिफ की आंखों में चमक आ गई। मेज़ पर आधा खाया हुआ बर्गर और एक कोल्ड ड्रिंक रखी हुई थी। काशिफ का दिल जोर से धड़का। ये उसकी आज रात का आसरा बन सकती थी। वो छुपते छुपाते आगे बढ़ा, मगर सिद्रा इससे ज्यादा तेज निकली। उसने जल्दी से वो प्लेट उठा ली, जानबूझकर प्लेट ऊपर की, ताकि काशिफ देख ले कि उसने क्या छीना है। फिर एक जालमाना मुस्कुराहट के साथ बाहर आई और काशिफ की आंखों के सामने वो सारा खाना कचरे में फेंक दिया। काशिफ का दिल बैठ गया, लेकिन भूख को ना से कोई मतलब नहीं होता। वो दबे कदमों कचरे की तरफ बढ़ा। सोचा शायद बर्गर पूरी तरह खराब ना हुआ, वो शायद मिट्टी झाड़ कर खा ले। मगर अचानक एक चीखती हुई आवाज़ गूंजी, वहीं रुक जा लड़के। सिद्धा तेज कदमों के साथ उसकी तरफ आई। उसे हाथ भी लगाया तो तुम्हें यहाँ से घसीट कर बाहर फेंक दूंगी। ये जगह तुम जैसे सड़क के कीड़ों के लिए नहीं है। उसके अल्फाज थप्पड़ से ज्यादा दर्दनाक थे। काशिफ कांप गया, मगर फिर उसी लम्हे उसकी नज़र एक खास मेज़ पर पड़ी। वहाँ पर एक खातून बैठी थी, सारिया, सांवली, बावकार, खूबसूरत लिबास में सजी हुई, लगभग 28 साल की। गहरा नीला रेशमी फिराक, हाथ में खूबसूरत घड़ी, कानों में झुमके, हर चीज़ उसके रुतबे की गवाही दे रही थी। मगर सारिया खाने की तरफ नहीं देख रही थी, उसकी नज़रें अपने फ़ोन पर जमी हुई थी, जैसे वो अपनी ही दौलतमंद दुनिया से उकताई हुई हो। उसके सामने भरपूर प्लेट में गरम मटन कौरमा, चिकन टिक्का, सलाद और नान पड़े थे। ड्रिंक भी रखी हुई थी, मगर सब कुछ ऐसे था जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा हो। बाहर बैठे काशिफ के मुंह में पानी भर आया। उसका पेट मरोड़ों में था। फिर उसने दिल में कहा, बस एक बार कोशिश करके देखूं। काशिफ ने हिम्मत जमा की और धीरे धीरे अपने मिट्टी से अटे हुए नंगे पांव रेस्टोरेंट के सफ़ेद संगमरमर के फर्श पर रख दिए। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, माहौल अचानक बदल गया। वहाँ बैठे अमीर लोगों के सर उसकी तरफ घूम गए। बातें रुकीं और चेहरों पर हैरत के तस्वीरात एक लम्हे में नफरत में बदलने लगी। ये यहाँ कहाँ से आ गया? पास बैठी एक खातून ने कांटा छोड़ते हुए तेज आवाज में कहा। दूसरी औरत ने नाक पर रुमाल रखते हुए मुंह बनाया। मगर काशिफ रुका नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता मगर हिम्मत से आगे बढ़ता रहा। इतने में अचानक सिद्रा की नज़र उस पर पड़ गई। उसकी आवाज़ पूरे हाल में गूंज उठी, तू फिर आ गया। मैंने कहा था ना, ये जगह तेरे जैसे सड़क छाप भिखारियों के लिए नहीं है। वो गुस्से में उसकी तरफ लपकी। काशिफ का दिल सीने में धड़क रहा था, लेकिन इस बार वो भागा नहीं, बल्कि उसने वो किया जिसकी किसी ने तवक्को भी नहीं की थी। सिद्रा के उसे पकड़ने से चंद सेकंड पहले वो आगे बढ़ा और सारिया की मेज़ के करीब घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आवाज़ कांप रही थी, धीमी, डरी हुई, जैसे किसी ने उसकी सांसें रोक रखी हों। सारिया ने चौंक कर फ़ोन से नज़रें उठाईं। उसने पहली बार देखा कि उसकी बेदाग सफ़ेद मेज़पोश के पास एक छोटा सा बच्चा बैठा है, नंगे पाँव, कपड़े फटे हुए, जिस्म सर्दी से कांपता हुआ।
गले में एक पुराना सा थैला लटक रहा था। फिर काशिफ ने जो कहा उसने पूरे हाल को लम्हे भर के लिए साकित कर दिया। उसकी बड़ी बड़ी मासूम आंखों में आंसू तह रहे थे। आप अपना बचा हुआ खाना मुझे दे देंगी? सारिया का दिल जैसे पल में पिघल गया। काशिफ ने शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए लरजती आवाज़ में कहा, बीबी मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। ये जुमला ऐसा था कि सारिया की रूह तक हिल गई। तभी सिद्रा आंधम की उसने आगे बढ़कर काशिफ का बाजू पकड़ लिया। वो उसे घसीट कर बाहर फेंकने के लिए तैयार हो गई। मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाती सारिया ने एक उंगली उठाई। सिर्फ एक उंगली, मगर इसमें बादशाहों वाली ताकत थी। रुक जाओ, सारिया ने मजबूत लहजे में कहा, इसे छोड़ दो। सिद्रा का हाथ हवा में रुक गया जैसे किसी ने उसे जामिद कर दिया हो। वो हक्का बक्का रह गई। सारिया ने उसकी तरफ दोबारा देखा भी नहीं। वो दोबारा काशिफ की जानिब झुक गई। अचानक उसके ज़हन में अपने माजी की तस्वीर बिजली की तरह चमकी। जब वो खुद लाहौर की तेज़ बारिश में भटकती थी, जब गली मोहल्ले की बेकरियों के बाहर डस्टबिन में से जली हुई रोटी ढूंढती थी अपने बहन भाइयों को खिलाने के लिए। वो भूख वो खूब जानती थी, वो ज़ख्म वो खूब पहचानती थी, मगर सिद्रा अभी भी जिद में थी। बीबी रोज़ यहाँ ज़बरदस्ती आता है लोगों का बचा कुचा खाना चुराने। ये बीमार है, आपको भी लगा देगा। बस, सारिया ने उसकी बात काट दी। उसकी आवाज़ अब सर्द और हुक्म देने वाली थी। एक और प्लेट लाओ। सिद्रा की आंखें फैल गईं। जी, प्लेट लाओ। और सुनो, किचन में जो सबसे बेहतरीन खाना है ना वो लाना, और जल्दी। काशिफ की आंखें हैरत से मजीद बड़ी हो गई। उसने लरजती आवाज़ में पूछा, सच? सारिया उसके करीब आई, मुस्कुराई, माँ जैसी नरमी से। हाँ बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? काशिफ। बहुत प्यारा नाम है। आओ मेरे पास कुर्सी पर बैठो। काशिफ हिचकिचाया। उसने अपने गंदे कपड़ों को देखा, फिर साफ सुथरी कुर्सी को। आप मजाक तो नहीं करें? इतने में सिद्रा की जहरीली आवाज़ फिर गूंजी। ये तो हद हो गई, करोड़ों की मालकिन एक भिखारी के साथ बैठकर खाना खाएगी। ये रेस्टोरेंट की तौहीन है। सारिया की आंखों में शोला भड़क उठा। वो कुर्सी से सीधी हुई और आहिस्ता से सिद्रा की तरफ मुड़ी। अगर तुमने इस बच्चे के बारे में एक लफ्ज़ भी और कहा तो मैं कसम खा कर कहती हूँ मैं तुम्हें अभी इसी वक्त नौकरी से निकलवा दूंगी। पूरे शहर में तुम्हारा नाम ब्लैक लिस्ट करवा दूंगी। किसी होटल में जगह नहीं मिलेगी। अब जाओ किचन में जाकर ऐसे खाना लाओ जैसे तुम किसी अमीर आदमी को पेश करने वाली हो। उसके लिए ताज़ा जूस पी। सिद्रा का गुरूर लम्हे में टूट गया। वो सर झुकाकर तेज़ी से चली गई। रेस्टोरेंट में मौजूद कई लोग सरगोशियाँ करने लगे, लेकिन सारी अब उनकी परवाह नहीं कर रही थी। वो दोबारा काशिफ की तरफ मुड़ी। आओ बैठ जाओ बेटा। काशिफ आहिस्ता से कुर्सी पर बैठ गया, ऐसे जैसे उसे अभी भी यकीन ना हो। जैसे ही काशिफ कुर्सी पर बैठा, पूरे हाल में खामोशी छा गई। अमीर और नखरीले चेहरे उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे वो कोई गंदगी हो जो गलती से उनकी दुनिया में घुस आई हो। लेकिन काशिफ की सारी तवज्जो इस खुशबू पर थी जो उसके सामने रखी प्लेट से उठ रही थी। इसी दौरान सिद्रा वापस आई। अब उसके चेहरे पर वो तकब्बुर नहीं था, बल्कि खौफ और शर्मिंदगी की मिली जुली झलक थी। उसने तेज़ी से साफ प्लेट रखी, बेहतरीन मटन कौरमा, नरम नान, कबाब और साथ ही ताज़ा जूस पेश किया, और एक लफ्ज़ कहे बगैर पीछे हट गई। सारिया ने काशिफ के सामने प्लेट घुमाते हुए आहिस्ता से कहा, बेटा शुरू करो। काशिफ ने चम्मच हाथ में थामा, मगर यूं जैसे उसे यकीन ही ना हो कि ये सब कुछ हकीकत है। वो डर रहा था कि शायद अगले ही लम्हे कोई ज़ोर से चीखेगा कि उठो, ये सब तुम्हारा नहीं। मगर जब सारिया ने प्यार से उसका हाथ थपथपाया तो उसके अंदर बंद खौफ टूट गया। उसने तेज़ी से पहला नवाला लिया, फिर दूसरा, फिर जैसे उसकी रूह ही खुलकर रो पड़ी। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो इतनी जल्दी जल्दी खा रहा था कि लग रहा था जैसे कोई अगले 10 सेकंड में ये प्लेट उससे छीन लेगा। सारिया उसी खामोशी से देख रही थी। हर नवाले के साथ उसके अंदर की कोई टूटी हुई चीज़ जैसे जुड़ रही थी। जब काशिफ ने खाना खाते हुए जल्दी की तो वह ज़ोर से खांसने लगा। सारिया ने घबरा कर उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाया। आहिस्ता बेटा आहिस्ता, जल्दी नहीं, सारा खाना तुम्हारा ही है, और अगर ये ख़त्म हो गया तो और मंगवा दूंगी। काशिफ ने पानी पिया और आहिस्ता आहिस्ता सांस ठीक होने लगी। फिर सिद्धा दोबारा आई, मगर अब वो बिल्कुल खामोश, आंखें नीचे, जैसे अपनी ही हरकतों पर पछता रही हो। उसने माल्टे का जूस मेज़ पर रखा। सारिया ने नरमी से कहा, बेटा जितना पीना है पी लो। काशिफ ने दोनों नन्हे हाथों से गिलास पकड़ा, ऐसे जैसे वो कोई खजाना हो, और एक घूंट लिया। उसके चेहरे पर सुकून छा गया। फिर एक मासूमियत भरा सवाल उसके लबों से निकला, आप नहीं पिएंगी? सारिया की आंखें भर आईं। उसने काशिफ का हाथ पकड़ कर दबाया। नहीं मेरे बच्चे, आज तुम्हारी बारी है। काशिफ आहिस्ता आहिस्ता खाना ख़त्म करने लगा। उसकी आंखों में पहली बार जिंदगी की कोई हल्की सी रोशनी झलकी। फिर खाने का आखिरी लुकमा खाकर काशिफ रुक गया और एक ऐसी बात कही जिसने सारिया के दिल को चीर कर रख दिया, मेरी अम्मी भी मुझे ऐसे ही खाना देती थी। सारिया चौंक गई। उसने लरजती आवाज़ में पूछा, और तुम्हारी अम्मी कहाँ है बेटा?
काशिफ की नज़रें अपनी खाली प्लेट पर जमी रही, जैसे वो वहाँ अपनी पूरी ज़िंदगी पढ़ रहा हो। उसने धीरे से कहा, वो अला मियाँ के पास चली गई। सारिया की सांसें रुक गईं। काशिफ ने आगे कहा, और अब्बू, वो रुका। जैसे अल्फाज उसके हलक में फंस गया हो। वो मुझे छोड़ गए, वो अम्मी की एक सहेली के साथ चले गए। उन्होंने कहा कि मैं एक मसला हूँ, बोझ हूँ, इसीलिए मुझे सड़क पर छोड़ दिया। सारिया की आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकले। वो फौरन खड़ी हुई, अपने दोनों हाथों से काशिफ को बाजुओं में भर लिया, उसे अपने सीने से लगा लिया, जैसे एक माँ बरसों बाद अपना खोया हुआ बच्चा पाले। बस बस बेटा, अब और नहीं। उसकी आवाज़ कांप रही थी। अब तुम कभी भूखे नहीं सोगे, मैं वादा करती हूँ। काशिफ की आंखें हैरत से फैल गईं। आप मुझे वापस नहीं भेजेंगी? कभी नहीं बेटा, सारिया ने मजबूत लहजे में कहा। आज से तुम मेरे साथ रहोगे, नए कपड़े मिलेंगे, स्कूल जाओगे, सुबह गर्म पराठा और दूध मिलेगा। काशिफ के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट आई जो कई सालों से उसकी ज़िंदगी से गायब थी, जैसे अंधेरे में किसी ने चिराग जला दिया हो। वो जल्दी जल्दी बोला, मैं आपको परेशान नहीं करूँगा बीबी, मैं बहुत अच्छा रहूँगा। सारिया ने उसे और मजबूती से अपने करीब कर लिया। तुम पहले ही बहुत अच्छे हो बेटा, तुम्हें मुझे कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं। दोनों इसी पल में खोए हुए थे कि अचानक किचन के दरवाजे से एक भारी भरकम आवाज़ आई, जिसने वो लम्हा तोड़ दिया। रेस्टोरेंट का मैनेजर मिस्टर खान गुस्से से लाल चेहरा उनकी मेज़ की तरफ बढ़ता हुआ आया। वो चीखा, ये क्या तमाशा है? ये गंदा भिखारी सा लड़का इस 5 स्टार होटल में क्या करे? इसे किसने अंदर आने दिया? काशिफ खौफ से फौरन सारिया के पीछे छुप गया। सारिया की आंखों में बांसू नहीं थे, सिर्फ आग थी। वो आग जो किसी कमज़ोर पर जुल्म होने से भड़कती है, और अब वो आग फैलने वाली थी। सारिया ने मिस्टर खान की तरफ देखा तो उसकी आंखों में भी ऐसी तेज़ी थी कि लम्हा भर को मैनेजर के कदम भी रुक गया। अपनी ज़बान संभाल कर बात करें मिस्टर खान। सारिया की आवाज़ नरम नहीं हो रही थी, बल्कि एक शेरनी की तरह गर्जदार हो चुकी थी। उसे गंदा या बदसूरत मत कहें, वो एक बच्चा है। उसका नाम काशिफ है। पूरा रेस्टोरेंट साकित हो गया। इतनी खामोशी कि लगता था जैसे हर चीज़ रुक गई हो। सारिया अपनी नशिस्त से खड़ी हुई और काशिफ का हाथ मजबूती से थाम लिया। उसने पूरे हाल पर नज़र दौड़ाई, इन अमीरों पर, इन चमकती मेज़ों पर, इन तकब्बुर भरे चेहरों पर, और बोली, ये बच्चा सिर्फ 8 साल का है, 8 साल, और आप लोग इसे गंदा कहते हैं। इस सड़कों पर भूखा फिरता है, हमारे दरवाज़ों के बाहर बैठा रहता है। शायद कोई अपनी बची हुई प्लेट में से थोड़ा सा खाना दे दे, और आप लोग कहते हैं इसे यहाँ नहीं होना चाहिए। मैनेजर बोला, बीबी आप समझ नहीं रही, इसका यहाँ होना हमारे स्टैंडर्ड, असल गंदगी स्टैंडर्ड पे नहीं है, सोच में होती है। सारिया की आवाज़ पूरी कोस से गूंजी। कई लोग करने झुका गए, कुछ ने नजरें चुराई, यहाँ तक कि वो खवातीन भी जो चंद लम्हे पहले नाक पर रुमाल रख रही थी, अब खामोश थी। सारिया ने आहिस्ता से काशिफ के गाल पर हाथ रखा। बेटा, तुम कोई मसला नहीं हो, कोई बोझ नहीं हो, और तुम मोहब्बत और हिफाजत के हकदार हो। काशिफ की आंखें नम हो गई। वो सारिया के बाजू से लगकर खड़ा हो गया, जैसे पहली बार उसे किसी इंसान की गर्मी और तहफ़्फ़ुज़ मिला हो। रेस्टोरेंट में इस खामोशी को एक बूढ़े शख्स ने तोड़ा। वो वहीं पर बैठा हुआ था, एक सफ़ेद दाढ़ी वाला, शराफत से चमकता हुआ, शहर का मरूफ सनतकार। वो आहिस्ता आहिस्ता उठी और सारिया और काशिफ की तरफ आए। उनकी निगाहों में एहतराम था। वो सारिया के करीब रुके और धीरे से बोले, बेटी, तुमने आज हम सबको इंसानियत का सबक दिया है। फिर उन्होंने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और सारिया के हाथ में रखा। ये इस बच्चे के लिए है, इसकी नई शुरुआत के लिए, इसके मुस्तकबिल के लिए। सारिया ने हैरान होकर लिफाफा थामा। इसमें अच्छी खासी रकम थी। उसने आजिज़ी से सर झुका कर कहा, बहुत शुक्रिया। हाजी बशीर ने मोहब्बत से काशिफ के सर पर हाथ रखा। अल्लाह ताला तुम दोनों के नसीब अच्छे करे। फिर आहिस्ता से हट गया। सारिया ने काशिफ का हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा, चलो बेटा, घर चलते हैं। काशिफ ने हैरत से पूछा, मेरा मेरा घर? सारिया ने मुस्कुरा कर उसके बालों पर हाथ फेरा। हाँ बेटा, अब तुम्हारा भी एक घर है। सारिया उसे साथ लेकर बाहर निकली। काशिफ आहिस्ता से गाड़ी की नरम सीट पर बैठा, जैसे उसे यकीन ही ना आ रहा हो कि यह सब हकीकत है। उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर रेस्टोरेंट की शीशे की दीवार को देखा, वही दीवार जिसके बाहर उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे जालिम रातें गुजारी, और आज वहीं से उसे अपनी ज़िंदगी के सबसे रोशन उम्मीद मिली थी। गाड़ी चल पड़ी। शहर की सड़कों की रोशनी शीशे पर लंबी लकीरों की तरह गुजरती गई। काशिफ ने थकन और इत्मीनान से अपना सर सारिया के कंधे पर रखा। चंद ही लम्हों में वो नींद में डूब गया, जैसे बरसों बाद उसे सुकून मिला हो। सारिया ने उसे देखकर धीरे से मुस्कुराया। उसकी आंखों में भी नमी थी, मगर दिल में एक पुरसुकून गर्म पैगाम। आज सिर्फ इस बच्चे की भूख नहीं मिटी, मेरा दिल भी हल्का हो गया। उस रात एक भूखे आवारा लड़के की नहीं, दो रूहों की निजात लिखी थी। गाड़ी लाहौर की रात में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। बाहर रोशनियों के अक्स गाड़ी की खिड़कियों पर तैरते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे वक्त खुद रोक कर ये मंजर देख रहा हो।
काशिफ बेहद थका हुआ था। उसकी पलकें नींद में डूब रही थी, मगर वो फिर भी कभी कभी आंखें खोलकर सारिया को देख लेता, जैसे हर लम्हा यकीन करो कि ये सब ख्वाब तो नहीं है। सारिया उसके सर पर हाथ फेर रही थी। उसके चेहरे पर पहली बार बरसों बाद एक माँ जैसी नरमी लौट आई थी। कुछ ही देर बाद गाड़ी एक खूबसूरत घर के सामने रुकी। गेट पर खड़े चौकीदार ने दरवाज़ा खोला। काशिफ गाड़ी से उतरा तो उसने घर को ऐसे देखा जैसे उसे यकीन ही ना आ रहा हो। सारिया ने उसका हाथ पकड़कर अंदर चलने को कहा। अंदर दाखिल होते ही नरम कालीन उसके नंगे पाँव के नीचे आया, तो उसने घबरा कर टांगें सुकेड़ ली कि शायद वो कालीन को गंदा कर देगा। सारिया उसके सामने घुटने टेक कर बैठी और प्यार भरे लहजे में बोली, बेटा ये घर तुम्हारा भी है अब से। काशिफ ने झिझकते हुए सर हिलाया। उसकी आंखों के किनारों पर नमी फिर से उतर आई। सारिया ने उसे कमरे दिखाए। एक साफ सुथरा छोटा सा कमरा, गर्म बिस्तर, अलमारी और छोटी सी मेज, सब बिल्कुल नया था। ये कमरा तुम्हारा है काशिफ। काशिफ ने बिस्तर पर हाथ रखा। इतनी नरमी उसे पहली बार महसूस हुई। वो आहिस्ता से बैठा, फिर लेट गया, जैसे किसी दिलकश बादल पर लेट रहा हो। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। बीबी, उसने आहिस्ता से पुकारा। जी बेटा, सारिया ने जवाब दिया। मैं यहाँ सो सकता हूँ? सारिया की मुस्कुराहट भर आई। हाँ बेटा, जितना दिल करे सो जाओ, अब ये तुम्हारी जगह है। काशिफ ने कुछ लम्हे सोचा, फिर लरसती आवाज़ में बोला, कोई मुझे रात को निकाल तो नहीं देगा ना? सारिया की आंखें भर आईं। वो उसके करीब बैठी, उसके सर पर हाथ रखा। नहीं बेटा, कभी नहीं। तुम अब मेरे साथ रहोगे हमेशा। काशिफ ने आहिस्ता से सर हिलाया, जैसे उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा बोझ उतर गया हो। सारिया ने कमरे की लाइट मद्धम की और दरवाज़ा आहिस्ता से बंद किया। बाहर निकलते हुए आखिरी बार प्यार भरी नज़र डाली, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, काशिफ की कमज़ोर सी आवाज़ दोबारा आई। बीबी। सारिया फिर पलट कर आई। जी मेरे बच्चे। काशिफ ने धीरे से पूछा, कल नाश्ता भी मिलेगा? सारिया मुस्कुरा दी, वो मुस्कुराहट जो माँ अपनी थकी हुई औलाद को देख कर करती है। हाँ बेटा, कल नाश्ते में गर्मा गर्म पराठे और दूध मिलेगा, और फिर स्कूल भी चलेंगे तुम्हारा एडमिशन करवाने। काशिफ की आंखों में वो चमक आई जो बरसों से बुझी हुई थी। वो मुतमईन होकर आंखें बंद करके सो गया। उसका चेहरा पुरसुकून, नरम और बेखौफ हो चुका था, बिल्कुल एक बच्चे की तरह जो पहली बार अपने घर में सो रहा हो। सारिया दरवाजे के पास खड़ी उसे देखती रही, दिल में शुक्र और सुकून के बेशुमार जज्बात के साथ। बाहर रात की ठंडी हवा चल रही थी, मगर घर के अंदर गर्म रोशनियों में एक नई जिंदगी शुरू हो रही थी। वो रात सिर्फ काशिफ की ज़िंदगी नहीं बदल रही थी, वो सारिया के दिल में भी एक ज़ख्म भर रही थी जो बरसों से छुपा हुआ था। कभी कभी किसी एक भूखे, थके हुए, टूटे हुए इंसान को सिर्फ इतना चाहिए होता है कि कोई उसे देख ले, सुन ले और कह दे, तुम इस दुनिया में अकेले नहीं हो। और कभी कभी एक नन्हे से बच्चे की मुस्कुराहट पूरी दुनिया को बदल देती है। उस रात एक अजनबी औरत ने एक अजनबी बच्चे को घर दिया, माँ का साया दिया, और ज़िंदगी ने दोनों के दिलों पर लिख दिया, रहम सबसे बड़ी दौलत है, इंसानियत सबसे आला रुतबा है, और मोहब्बत सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, आपकी स्टोरी के बारे में क्या राय है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर इसी तरह की मज़ीद सबक आमोज़ कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल शायान स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।